यदि आप 2024 से मॉडरेट रिस्क के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। आज हम इस वीडियो में एक मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल से बात करेंगे जो पिछले 11 सालों में कमाल का रिटर्न दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस मिड कैप फंड के बारे में। तो आइए सबसे पहले थोड़ा मिड कैप फंड के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर मॉडरेट रिस्क के साथ लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं मिड कैप फंड, इसलिए ऐसे इन्वेस्टर जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न चाहते हैं उन इन्वेस्टर के लिए मिड कैप म्यूचुअल फंड्स बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पर टॉप 101 से लेकर 250 रैंक वाली जो कंपनियाँ होती हैं उन कंपनियों के शेयर में ज़्यादातर पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब आइए फ्रेंड्स, हम लोग एक्सिस मिड कैप फंड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं। तो अगर हम इसके पिछले 11 साल के रिटर्न का कैलकुलेशन समझते हैं तो इसने 19.5% तक का इसने एनुअलाइज रिटर्न दिया पिछले 11 सालों में, जो कि मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला यह म्यूचुअल फंड रहा है। काफ़ी कमाल का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड का रहा है। वहीं अगर हम इसके फंड साइज की बात करते हैं तो इसका फंड साइज है 24,564 करोड़ का। काफ़ी बड़ा फंड साइज है, काफ़ी लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.54% है, जो कि 1% से भी कम है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जो फंड मैनेजमेंट होता है उसके द्वारा एक फीस ली जाती है जो हमारे रिटर्न से प्रत्येक साल कट की जाती है। तो अगर एक्सपेंस रेशियो जितना ज़्यादा कम होगा उतना हमारा रिटर्न कम इफेक्ट होगा, हमारे रिटर्न पे हमको ज़्यादा रिटर्न मिल पाएगा। इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो 0.54% है, जो कि 1% से कम है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं अगर एग्जिट लोड की बात करते हैं तो इसका एग्जिट लोड 1% है। एग्जिट लोड क्या होता है कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मान लीजिए आप 1 महीने या 2 महीने से अपना इन्वेस्टमेंट बंद करके अपना पैसा पूरा वापस निकालना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एक फंड मैनेजमेंट को एक फीस देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं एग्जिट लोड। तो इसका एग्जिट लोड ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1% ही है। अब आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको एक रिटर्न मिलता है, तो वहाँ पर रिटर्न पर आपको एक टैक्स देना पड़ता है। तो आइए समझते हैं आपको टैक्स किस प्रकार से लगेगा। तो एक बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो यदि 1 साल के पहले आप फंड से अपना रिटर्न निकालते हैं तो आपको रिटर्न पर 15% का टैक्स देना पड़ेगा। वहीं दूसरा जो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यदि 1 साल के बाद तब अगर आपका रिटर्न यदि 1 लाख से ऊपर हो जाता है तो अगर आप रिटर्न निकालते हैं तो प्रत्येक साल प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में आपको 10% का टैक्स उस रिटर्न पर देना पड़ता है। लेकिन रिटर्न 1 लाख से ऊपर होगा तब, अगर 1 लाख से ऊपर प्रत्येक साल आपका रिटर्न नहीं बन रहा है तब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स, जब आप इस म्यूचुअल फंड में स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है। यदि आप सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 रुपये से आप सिप इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। वही अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये से आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम में। अब आइए फ्रेंड्स, हम लोग इसका रिटर्न समझते हैं। अगर आप 11 साल पहले इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिए होते सिप के थ्रू तो आपको यह 11 साल बाद किस प्रकार का रिटर्न देता है, तो आइए उसका कैलकुलेशन हम लोग समझते हैं। तो पिछले 11 साल में जो इसने रिटर्न दिया 19.5% तक का प्रत्येक साल का रिटर्न इसका रहा है। तो अगर 11 साल पहले इसने 5,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की जाती तब आइए रिटर्न देखते हैं। तो 11 साल में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है वो 6,60,000 रुपये का हो जाता है। वहीं 11 साल में अगर हमारे टोटल फंड वैल्यू या रिटर्न की बात करते हैं, क्योंकि इसने 19.5% के हिसाब से रिटर्न दिया है, तो यहाँ पर हमको 23 लाख के करीब हमारा फंड की वैल्यू हो जाती है मात्र 11 साल में। सिर्फ हम 6,60,000 इन्वेस्टमेंट करके हम 23 लाख बना पा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा इसका रिटर्न रहा पिछले 11 साल में इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। वहीं अगर हम देखते हैं कि अगर यह फंड आगे आने वाले 20 सालों में ऐसे ही परफॉर्म करता रहा तो 20 साल में आइए हम रिटर्न समझते हैं किस प्रकार से हमको रिटर्न दे पाएगा यह म्यूचुअल फंड। तो 20 साल में जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा वो 12 लाख के करीब हो जाएगा। वहीं अगर हम 20 साल में टोटल फंड वैल्यू की बात करते हैं तो ये फिर हम रिटर्न की बात करते हैं तो हमको 1,46,00,000 मतलब 1.5 करोड़ के करीब हमको ये फंड रिटर्न दे सकता है आगे आने वाले 20 साल में, अगर ऐसा ही इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस रहा जैसा पिछले 11 सालों में रहा है। फ्रेंड्स, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको ये देखना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड हमारा पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम जो है फ्यूचर में किस प्रकार से ग्रो कर सकती है। तो आइए देखते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में कि पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये टोटल 75 कंपनियों में हमारा पैसा अभी करंट टाइम में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहीं अगर हम इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो इक्विटी सेक्टर में इसने 95.2% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं डेट सेक्टर में भी इसने 4.8% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है।
रखा है। अब आइए बात करते हैं इक्विटी सेक्टर की। इक्विटी सेक्टर में इसने कहाँ कहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी इसने काफ़ी ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा 17.2%, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर से मतलब होता है बैंकिंग सेक्टर जो होते हैं, वहाँ पर इसने अपना इन्वेस्टमेंट बना रखा है। और फाइनेंशियल सेक्टर जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होगी वैसे वैसे इसके फ्यूचर में ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा है, तो वहाँ पर इसने अपना इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रखा है। वहीं हम केमिकल सेक्टर की बात करते हैं तो केमिकल सेक्टर में भी इसने अपना 15.6% तक का इन्वेस्टमेंट बना रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर इसने 13.1% तक का इन्वेस्टमेंट बना रखा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर में ज़्यादा ग्रो ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक कार हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा आगे ग्रो होने वाला है। वहीं हम लोग सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर में इसने 12.5% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं कैपिटल गुड्स सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर 11.6% तक का इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कैपिटल गुड्स सेक्टर क्या होते हैं, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, इनको खरीदने वाले जो सेक्टर्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स सेक्टर होते हैं। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होती जाती है ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करते हैं, इसलिए फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने के इस सेक्टर के चांसेस है, तो यहाँ पर इसने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपना बना रखा है। वहीं हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं तो हेल्थ केयर सेक्टर में इसने अपना 6.8% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि आफ्टर कोविड के बाद काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है, क्योंकि आयुष्मान योजना जो हो गई, इस गवर्नमेंट भी काफ़ी ध्यान दे रही है हेल्थ केयर में, क्योंकि आफ्टर कोविड के बाद लोगों ने हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए फ्यूचर में सबसे ज़्यादा तेज़ से ग्रो होने वाले सेक्टर है, तो यहाँ पर भी इसने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इसने जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि ये म्यूचुअल फंड फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हमको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल से बता दिया है। आपको अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।